नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक, मेरे साथ हैं आदिति। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के गुनहगार आतंकी अबू इस्माइल की तलाश के लिए सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। अबू इस्माइल समेत दूसरे आतंकी सिर्फ भाग सकते हैं, बच नहीं सकते। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पीएम को दी गई जानकारी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने ये बात कही है। अजीत डोवल ने पीएम और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पिछले कुछ हफ्ते में मारे गए करीब 50 आतंकियों की लिस्ट भी सौंपी है। पीएम को दी गई जानकारी में अजीत डोवल ने कहा, हिजबुल के 3 आतंकियों की पहचान की गई है, उनकी पोजीशन का भी पता लगा लिया गया है। आतंकियों को हथियार मुहैया कराने वाले 2 हैंडलर्स की भी पहचान हो गई है। सरकार एक रूट मैप भी तैयार कर रही है, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि आतंकी किस रास्ते से भागे हैं। सूत्रों के मुताबिक अबू इस्माइल और उसके 3 साथियों को सुरक्षा बलों ने कुलगाम में जंगलों में घेर रखा है। उसके सही लोकेशन की जानकारी के लिए जंगल में मिनी राडार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 50 किलोमीटर के दायरे में 400 से ज्यादा ऑफिसर्स की टीम आतंकियों की तलाश में लगी है। सेना, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, सीआरपीएफ और बीएसएफ के अफसर और जवान आतंकी इस्माइल की तलाशी के संयुक्त ऑपरेशन में लगे हैं। सुरक्षा एजेंसियां 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही हैं। अब पुख्ता जानकारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा मिल गया है। 4 में से 2 आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले हैं और ये पूरा जो आतंकवाद की जो घटना है इसका रचना पाकिस्तान में रावलपिंडी में किया गया। अबू इस्माइल पीओके के मीरपुर का रहने वाला है। 10 लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम है। सूत्रों के मुताबिक अबू इस्माइल ने दक्षिण कश्मीर में 40 और उत्तरी कश्मीर में 30 आतंकियों की भर्ती की है। अबू इस्माइल कई सालों से कश्मीर में सक्रिय है। करीब 1 साल पहले दक्षिण कश्मीर को उसने अपना ठिकाना बनाया। अबू इस्माइल को सुरक्षा बलों ने कुलगाम के जंगलों में घेर रखा है। सूत्रों के मुताबिक उरी में 9 जुलाई को कुछ आतंकियों को देखा गया था। सुरक्षा बलों की फायरिंग में इनमें से एक आतंकी मारा जा चुका है। चीन ने डोकलाम के बाद अब कश्मीर राग छेड़ना शुरू किया है। चीन ने एक बार फिर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने और कश्मीर के मसले पर रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए वो तैयार है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से मध्यस्थता की पेशकश की गई है। चीन के प्रवक्ता के मुताबिक भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के अहम देश हैं, लेकिन कश्मीर के हालात ने अंतर्राष्ट्रीय तबके का ध्यान खींचा है। चीन इस बात की उम्मीद करता है कि दोनों पक्ष इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए काम करेंगे। चीन भारत पाक के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए एक रोल अदा करने को तैयार है। भारत ने हमेशा ही इस बात को कहा है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मसला है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का कोई सवाल ही नहीं उठता। 3 महीने के अंदर ये दूसरी बार है जब चीन ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात कही है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में कोई अहम भूमिका निभाने के सवाल का जवाब दे रहे थे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कुछ दिन पहले कश्मीर में सेना के दखल की भी धमकी दी थी। ग्लोबल टाइम्स के लेख में कहा गया था कि जिस प्रकार भारतीय सेना ने चीनी सेना को डोकलाम में सड़क बनाने से रोका है, उसी तरह से पाकिस्तान के आग्रह पर तीसरे देश की सेना कश्मीर में घुस सकती है। चीन सीमा विवाद पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 14 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृह मंत्री राजनाथ के घर ये बैठक होगी। दार्जिलिंग में आंदोलन का आज 29वां दिन है और आज भी कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। वहीं अलग गोरखालैंड के समर्थन में अब अवार्ड वापस होने लगे हैं। अलग गोरखालैंड की मांग के समर्थन में अब अवार्ड वापसी भी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए उपन्यासकार के.एस. मुक्तन ने पश्चिम बंगाल सरकार से मिला अपना अवार्ड वापस कर दिया। मुक्तन के साथ ही गायक कर्मा योंजन ने भी 2016 में मिले अवार्ड को वापस किया और कहा कि हमें हर हाल में गोरखालैंड चाहिए। So my object of returning the awards is against the policy of the state government. They are employing so many repressive measures. हमको अब गोरखालैंड चाहिए, तो अब हमको गोरखालैंड चाहिए। ये बंगाल का अवार्ड हमको नहीं चाहिए। अब हम फिरता दे रहा है, तो ऐसा अवार्ड तो हमको पीछे गोरखालैंड से बहुत मिलेगा। आंदोलन के 29वें दिन आज भी दार्जिलिंग में बंद का असर है। गोरखा मुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने प्रदर्शन के दौरान एक टूरिस्ट ऑफिस की गाड़ी समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इससे पहले बीती रात अलग अलग जगहों पर सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया और आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई, जिसमें सुकना जिले के राजस्व विभाग का दफ्तर शामिल है।
हालांकि जीजेएम ने ऐसी किसी घटना में अपना हाथ होने से इनकार किया है। इसमें गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का हाथ नहीं है, जबरदस्त हम लोग को लगा रहा है। हम लोग तो डेमोक्रेटिक तरीका से आंदोलन कर रहा है। इसका लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का डायलॉग ओपन करना चाहिए गोरखालैंड स्टेट का लिए, यही तो समस्या का समाधान है। दार्जिलिंग आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में अब तक 7 जीजेएम कार्यकर्ताओं की मौत हुई। जीजेएम ने गोरखालैंड का समर्थन करने वालों से अवार्ड वापस करने की अपील की। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सदस्य कल डीएम और एसडीओ दफ्तर का घेराव करेंगे। अपनी मांगों के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने 15 जुलाई से आमरण अनशन करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के नागपुर में गोमांस के शक में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा। पिट रहे शख्स की गलती बस इतनी है कि स्कूटी के डिक्की में मांस लेकर घर जा रहा था। घटना भिरसिंगी गांव की बुधवार यानी कल की है। आरोप है कि कुछ लोगों ने शक के आधार पर सलीम इस्माइल को रोका और गौमांस ले जाने का आरोप लगाकर पिटाई शुरू कर दी। बहुत गलत तरीके से वहाँ पे पकड़ा और पकड़ने के बाद में मेरे को बहुत जान से मार डाल करके मैंने उनको बताया कि ये ढोर का मांस है जो है वो मतलब टिकट के ऊपर में कार्यक्रम है, उसके लिए मैं लेके जा रहा हूँ, मेरा कोई धंधा नहीं है। पीड़ित की हालत अब भी गंभीर है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है। पहाड़ी पे कार्यक्रम था मस्जिद वाले कमेटी का, तो कल का कार्यक्रम था शाम का, तो उन लोग बोले भैया बोले आप जा रहे बोले कपास बेचने, तो उधर से बोले वो ला लेना बोले। तो ये गोमांस था या फिर मटन था? मटन था सर, वो गोमांस नहीं था। गोमांस नहीं था सर, वो 6-7 जने थे बोलते। 4 लोगों को देखा उन्होंने, 4 लोगों के चेहरे पहचान में है बोले, बाकी का होश ही नहीं था बोले फिर कुछ भी। अभी आपकी क्या मांग है? 4 लोगों को कहा जा रहा है कि हिरासत में लिया गया, मामला दर्ज किया गया, आपकी क्या मांग है इस समय? हमारी वही मांग है सर, उनको सजा मिलने होना। पुलिस ने आरोपियों में से 4 को हिरासत में ले लिया है और मांस का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। हैरानी की बात ये रही कि जिस समय 4 से 6 लोग सलीम इस्माइल को बुरी तरह से पीट रहे थे तो लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। कोई मदद के लिए सामने नहीं आया, उल्टे वीडियो बनाते रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से सलीम को छुड़वाया और अस्पताल में भर्ती कराया। ये लोग गौरक्षक नहीं हैं, ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो लॉ अपने हाथ में लेते हैं और इन्हें सख्त सजा देनी चाहिए, इसलिए कि किसी को अधिकार नहीं है कि इस तरह के चीज करे और लॉ अपने हाथ में लेके लोगों को लिंच करे। जो उत्तर प्रदेश में जो आग भड़की है गोमांस को लेकर, वो महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है और देश भर में फैलने से इसको रोकना चाहिए सरकार को। सरकार की ये जिम्मेदारी है। पिछले महीने जून में झारखंड के रामगढ़ में गौमांस ले जाने के शक में एक वैन ड्राइवर की पीट कर हत्या। इस साल मार्च में मेरठ में गोमांस के शक में मीट से भरे ट्रक में गोरक्षकों ने आग लगा दी। पिछले साल जुलाई में एमपी के मंदसौर रेलवे स्टेशन पर पुलिस के सामने ही 2 महिलाओं पर गोमांस ले जाने के शक में हमला किया गया। और ऐसे ही गौ रक्षकों को कड़ी चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि किसी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है, लेकिन लगता है कि पीएम की चेतावनी का भी असर होता नहीं दिख रहा है। पहले बदसलूकी और फिर विवाद बढ़ने पर सफाई। बात लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कर रहे हैं। बिहार के पटना सचिवालय के बाहर मीडिया कर्मियों के साथ हुई अभद्रता और बदसलूकी की तस्वीरें हैं। करीब 24 घंटे बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों के साथ हुई घटना पर आज सफाई दी। हालांकि तेजस्वी यादव सामने नहीं आए। फेसबुक पर लिखा, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और मैं खुद इस मामले को देखूंगा और जांच कराऊंगा। जेडीयू का कहना है कि सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है कि बिहार में सिर्फ सत्ता के लिए काम हो रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह का हमला कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान भी लिया है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि सुरक्षाकर्मी स्वेच्छाचारिता से कई बार बहुत सारी कार्रवाइयाँ करते हैं, तो इसकी जिम्मेवारी भी उन पर है और इसलिए जिन लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें। यहाँ पर माननीय नीतीश कुमार का फर्ज बनता था कि अपने जीरो टॉलरेंस का जो सिद्धांत बना रखा है, अगर उसको आगे बरकरार रखने की बात थी तो उनको मंत्रिमंडल से सैक कर देना चाहिए था, मंत्री से बर्खास्त कर देना चाहिए था।
भ्रष्टाचार के आरोपों और सीबीआई की एफआईआर पर तेजस्वी यादव की सफाई से फिलहाल महागठबंधन के भीतर ही मुश्किलें खत्म होती नहीं दिखाई दे रही। जेडीयू तथ्यों के साथ सफाई की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी मंत्रिमंडल बर्खास्तगी की मांग पर अड़ा है। जो आरोप लगे हैं तेजस्वी यादव पर या किसी और पर आरजेडी में, उनका खंडन अगर पार्टी करना चाहे तो वो तथ्यों के आधार पर प्रामाणिक ढंग से बिंदुवार इसका खंडन करे, जिसमें ये मामला लोगों की अदालत में साफ हो जाए। सब कुछ जग जाहिर है, पूरे बिहार और देश की जनता को इंतजार है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश कुमार जी कब तेजस्वी यादव पर निर्णय करते। मीडिया के लोगों पर हमले को लेकर जो कहा जा रहा है वो भ्रम फैलाने वाली है। मैं 5 से 7 मिनट तक रुका रहा ताकि धक्का मुक्की रुके, लेकिन मेरी कोशिश बेकार चली गई। मेरे सुरक्षाकर्मी मेरा बचाव कर रहे थे और अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। मैं मीडिया से बात कर रहा था, दूसरी तरफ क्या हो रहा था ये मुझे नहीं पता था। कुछ चैनल पर ये रिपोर्ट चल रही थी कि मेरे और आरजेडी के समर्थकों के निर्देश पर मारपीट की गई। ये आरोप निराधार है। मीडिया पर किसी तरह के हमले की हम निंदा करते हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं खुद इस मामले को देखूंगा और जांच कराऊंगा। नीतीश के करीबी सूत्रों के मुताबिक उनकी मुख्य परेशानी अपनी साफ सुथरी छवि को बचाना है। मंगलवार को हुई बैठक में भी नीतीश ने पार्टी नेताओं को भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की नीति की याद दिलाई। कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने आरोपियों को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने पर रोक लगा दी। कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोयला घोटाले में नवीन जिंदल समेत कोई भी आरोपी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी आरोपियों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आरोपी नवीन जिंदल समेत दूसरे आरोपियों के लिए भी बड़ा झटका है, जो निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देकर मामले को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। इससे पहले 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल पावर लिमिटेड मामले में जांच की जानकारी नहीं देने पर सीबीआई को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने सीबीआई को 21 अगस्त को जांच की पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। साथ ही घोटाले की जांच से जुड़े एसआईटी के डीआईजी का तबादला करने पर भी सीबीआई को चेतावनी दी और कहा कि कोर्ट को जानकारी दिए बिना आगे से ऐसा ना हो। कोयला घोटाला मामले में आरोपी नवीन जिंदल पर 2 मामले चल रहे हैं। पहला मामला मध्य प्रदेश के ओटर नॉर्थ कोल ब्लॉक में आपराधिक साजिश का है। दूसरा मामला झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोल ब्लॉक का है। अमरकोंडा और ओटन दोनों ही मामलों में नवीन जिंदल के साथ कई दूसरे भी आरोपी हैं, जिनका मामला कोर्ट में चल रहा है। शशिकला को विशेष सुविधा देने के लिए जेल में स्पेशल किचन बनाया गया है और इसके लिए शशिकला ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद एआईएडीएमके चीफ शशिकला ने जेल में विशेष सुविधा लेने के लिए जेल के अधिकारियों को 2 करोड़ की रिश्वत दी, जिसमें कर्नाटक के डीजी जेल सत्यनारायण राव भी शामिल हैं। यह खुलासा किया है बेंगलुरु सेंट्रल जेल की डीआईजी डी रूपा ने। डीआईजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शशिकला को सुविधा देने के लिए जेल में विशेष किचन बनाया गया, जिसके लिए जेल अधिकारियों को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। डीजी जेल राव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वो सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। Whatever I have found, I have reported to boss himself, DG himself, to rectify. And if there is anything wrong in this, there can be a fact-finding inquiry further. When I see something, if I don't report, it becomes a lapse on my part. So I have reported. All allegations are false. There is no special treatment meted out to anybody. I am telling you, even in the matter of visitation, we are not obliging even MPs or ministers or MLAs of Tamil Nadu. Absolutely false allegation, baseless, wild allegation. डीआईजी के आरोपों को राजनीतिक पार्टियों ने गंभीर बताते हुए मामले की जांच की मांग की है। वहीं कर्नाटक के जेल मंत्री जयचंद्रा ने भी मामले की जांच की बात कही है। Her allegation that her senior officer has taken 2 crores rupees for all this facility, it is very shocking, and the state government has taken very serious note about it, and immediately action has to be taken. It is a serious matter, and government has taken note of this, and with all seriousness we will take action on that.
शशिकला ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की प्रमुख हैं। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की खास सहेली रही हैं। शशिकला को सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। शशिकला आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ओडिशा के मलकानगिरी जिले के बीजेडी विधायक मानस मटकामी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक 2 समर्थकों के कंधे के सहारे पानी को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेडी विधायक मानस मदकामी विकास कार्यों का मुआयना करने के लिए पंचायत के दौरे पर थे। इसी दौरान वो ऐसी जगह पहुंचे जहां थोड़ा सा पानी जमा था। विधायक जी ने सफेद शर्ट पैंट के साथ सफेद रंग का महंगा जूता पहना था। जूता पानी में भीगकर खराब न हो जाए, इसको लेकर परेशान हो गए। इसके लिए विधायक ने 2 समर्थकों का सहारा लिया और बिना पानी में पैर डाले दूसरी ओर पहुंचे। बीजेडी विधायक मानस मडकामी जी को 2-4 आदमी कंधों पे उठा के पानी से बचा के वो जो घाट के पानी के बचा के वो जो डंगा के ऊपर ले गए, एक ने अति माने इट इज वेरी सैड न्यूज। द बीजेडी गवर्नमेंट एंड इट्स हिज एमएलएस आर टॉर्चरिंग द जनरल पब्लिक। इट इज वेरी शेम टू द मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज शेम टू द बीजेडी गवर्नमेंट। वीडियो के वायरल होने के बाद विधायक ने इसे अपने समर्थकों का प्यार बताया है। विधायक का कहना है कि उनके प्रति समर्थकों के मन में उमड़ा प्यार था, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। विधायक का दावा है कि उन्होंने समर्थकों को पानी पार करवाने के लिए मजबूर नहीं किया था। बीजू जनता दल के मलकानगिरी से विधायक है मानस मदकामी। मंगलवार को विधायक मोतू इलाके की कुछ पंचायतों में कल्याणकारी योजनाओं का मुआयना करने गए थे। नबरंगपुर से सांसद बलभद्र माझी भी विधायक मानस के साथ मौजूद थे। पिछले साल एमपी में बाढ़ पीड़ित इलाके में सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई थी। इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान की काफी आलोचना भी हुई थी। देश के कई हिस्सों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे बुरा हाल असम का है। असम में बाढ़ से हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। बाढ़ की वजह से असम में 39 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम के 23 जिलों में बाढ़ का असर है। काजीरंगा बहुत फ्लड हुआ है, ओवर फ्लड हुआ है और जीव जंतु एकदम पानी में ये हवा से हुआ है और माने और आदमी के बहुत तकलीफ हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी असम पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने राहत काम में लगे अधिकारियों के साथ बैठक की। असम के सीएम सर्बानंद ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत कार्य का जायजा लिया। बाढ़ की वजह से असम के नेशनल पार्क का भी बुरा हाल है। काजीरंगा में बाढ़ की वजह से गैंडे समेत कई जानवर जंगल छोड़कर भागने के लिए मजबूर हैं। इस दौरान कई जानवर हादसे का शिकार भी हुए हैं। बाढ़ की वजह से करीब 4000 हेक्टेयर की फसल भी बर्बाद हो गई है। सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हमारी सरकार की तरफ से जो भी मदद चाहिए हम देने के लिए तैयार है और हमने आदेश दिया है हर हमारे डिप्टी कमिश्नर को हर जिले का, ताकि जरूरत के मुताबिक आम जनता को मदद किया जाए। असम के साथ ही अरुणाचल, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बाढ़ का असर है। कई इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। बारिश और बाढ़ की वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा असर पहाड़ी इलाकों पर है, जहां बारिश की वजह से जमीन खिसकने की घटनाएं आम हो गई हैं। हम लोगों को पूर्वज भी यही बात किया, दिक्कत जीवन काट करके झेल कर चला गया और उसके बाद हम लोगों को भी उम्मीद यही है जो हम लोग भी उसी तरह दिक्कत काटते हुए चले जाएंगे। लगातार हो रही बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जमीन खिसक गई, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। असम में बाढ़ से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 23 जिलों के करीब 15 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लखीमपुर जिले में ही करीब 2 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। असम के 10 जिलों में 181 राहत कैंप लगाए गए हैं। पहाड़ के कई इलाकों में पिछली रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे हालात खराब होते जा रहे हैं।